हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रिजेश कुमार है और आपका विकरण करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंटेक्स। क्या पढ़ रहे हैं? और सिंटेक्स में प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन में 2-3 नियम हुआ था जिसमें हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में सीख रहे हैं। सही है। पर्सनल प्रोनाउन में हम बताए थे 3 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का? एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड। फर्स्ट पर्सन जो होता है उसमें बात कहने वाला होता है। कौन? कहने वाला। और उसमें आई और वी आता है। क्या आता है? सेकंड पर्सन जो बात सुनता है उसमें कौन आता है? यू। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात होती है। कितने लोग होते हैं? ही, सी, इट, दे। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब हम समझेंगे कि भाई पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड यानी सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, इनके बारे में पूरा एक ग्राफ सीखेंगे। ठीक है। जो कि यह ग्राफ सीख जाओगे अगर, तुम्हारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, हर जगह उसका काम आएगा। कोई दिक्कत? तो इस ग्राफ को हम बनाते हैं पहले, उसके बाद आप लोग बनाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं पर्सन। क्या लिखते हैं? पर्सन। पर्सन क्या होते हैं? 3। अच्छा, यहाँ पे हम लिखते हैं उसका नंबर लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं नंबर मतलब वचन। नंबर मतलब वचन। और ये तो पर्सन मतलब पुरुष। फिर लिखते हैं हम यहाँ पे जेंडर। सही है। जेंडर मतलब हो गया लिंग। फिर लिखते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस इसी को हम लोग बोल देते हैं कर्ता कारक या सब्जेक्टिव केस भी इसी कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही है ना। और अब देखो अब क्या होगा, छोटा हो गया। और यहाँ पर हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस। इसको बोलते हैं कर्म कारक। तो इस बात को याद रखना, हम जो ओबीजे केवल लिखे हैं ना, ये पूरा लिखना आप लोग ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि इसमें शॉर्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगला पॉसेसिव। पॉसेसिव केस, ठीक है, इसको बोलते हैं संबंध कारक। संबंध कारक, चलो ठीक है, संबंध कारक ठीक है, उतना बोल दे रहे हैं, समझा रहा हूँ। थोड़ा हमको और इधर बनाना था। तो भाई कितना पढ़ना है हमको? पर्सन पढ़ना है, जेंडर समझना है, लिंग समझना है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस। कोई दिक्कत है? अब इस बात को समझो ध्यान से एकदम। वो एक बात बताओ, पर्सन कैट होते हैं 3। तो पहले हम फर्स्ट पर्सन लिख लें। फर्स्ट, हम फर्स्ट लिख रहे हैं, ऊपर पर्सन लिखा ही गया। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पर्सन में कितने लोग होते हैं? आई और वी आता है ना। अच्छा एक बात बताओ, आई और वी को हम सब्जेक्ट मानते हैं। आई और वी को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो सब्जेक्ट के जगह पे हम क्या लिखते हैं? आई और वी। तो यहाँ पे लिखते हैं आई, सब्जेक्ट की जगह पे आई। और वी होता है ना, आई और वी नहीं होता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं आई और वी। अच्छा एक बात बताओ, सब्जेक्ट के रूप में आई लिखे हैं तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनता है? मी होता है ना। ठीक है। और इसका जो पसेसिव होता है, संबंध जो बताता है, माई और माइन। सही है। अब एक बात समझो, आई जो हमारे लिखा गया है, ये आदमी लोग हैं तब भी प्रयोग कर सकते हैं और औरत है तब भी, यानी लड़की भी प्रयोग कर सकती है और लड़के भी। तो आई को हम कॉमन जेंडर बोल सकते हैं। तो ये हमारे आई जो होता है कॉमन जेंडर होगा। कौन सा जेंडर? बोल लो भैया, कॉमन जेंडर। अच्छा एक बात, तो नंबर कितना है? आई हमारा एक वचन है कि बहुवचन? तो आई एक वचन भी बनता है, आई बहुवचन भी बनता है, यानी हम आई को हमेशा बहुवचन मानेंगे। एक आध कंडीशन आता है जहाँ पे एक वचन आता है। सही है। तो इसको हम मानेंगे यहाँ पे प्लूरल। क्या मानेंगे? प्लूरल। यानी समझ लो ऐसे कि 99% इसको प्लूरल माना जाता है, या फिर 98 मान लो, क्योंकि आई के साथ वाज भी आ जाता है, कभी कभी हमेशा आता है। और इसमें 2% जो है हमारा एक वचन बनता है। कोई दिक्कत? इस बात को याद रखना, जहाँ एक वचन बनेगा वहाँ पे हम बताएंगे। कोई दिक्कत? प्लूरल हो गया। अच्छा एक बात बताओ, फर्स्ट पर्सन ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है? हाई जो नॉमिनेटिव है मतलब कर्ता के रूप में, इसमें जहाँ भी लिखेंगे जो चीज़, वो कर्ता का काम करेगा। कौन सा काम करेगा? कर्ता। तो वी के बारे में अगर लिखे हैं, वी मतलब होता है हम, और इसका ऑब्जेक्टिव केस हमारा बनेगा अस, नहीं बन जाएगा? और इसी का पॉसेसिव बनेगा आवर या आवर्स। ऐसे तो होगा। अच्छा, वी मतलब हम, लड़के हैं तब भी तो हम का प्रयोग करते हैं, और लड़कियां हैं तब भी, यानी मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है ना। तो ये हमारा कौन सा जेंडर बनेगा? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर।
और यहाँ प्लूरल है कि सिंगुलर है? प्लूरल है। वी हमेशा प्लूरल रहता है, रेडीमेड है, कोई दिक्कत? हाँ, ये खाली एक वचन बहुवचन बनता है तो हमेशा इसको बहुवचन माना जाएगा। एक आध कंडीशन आता है जहाँ पे एक वचन बनता है, तो जब आएगा तो हम बताएंगे। सही है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन हमारे दो होते ना, वो दोनों निकट निकट गया कि नहीं निकट गया, यानी आई और वी हो गया। अब देखते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन अकेले रहता है यू, सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा? यू आएगा। और यू का हम समझे का बताओ, अगर यू लिखा है तो केवल लड़के खाली प्रयोग करते हैं यू का? लड़कियां भी तो करती हैं, यानी ये कॉमन जेंडर हुआ। क्या हुआ? कॉमन। ठीक, इधर चलें। यू का ऑब्जेक्टिव केस, यू का यू, और इसका पसेसिव योर या योर्स, दोनों होते हैं ना। ठीक, अब इधर चलते हैं। ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? देखो, इस सिंगुलर प्लूरल दोनों है। क्या है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। इसका भी बताया जाएगा। हमेशा रहता है प्लूरल, क्या माना जाता है? हमेशा, हमेशा प्लूरल माना जाता है। एक आध ऐसे कंडीशन आता है जहाँ पे एक वचन बनता है। सही है, तो इसलिए दोनों लिख दिए हैं। और ज़्यादातर कंडीशन में तुम्हारा हमेशा बहुवचन रहेगा। सही है, जब एक वचन रहेगा तब बताएंगे। ये ना रहे कि सर जी ये एक वचन हो कि बहुवचन, तो हमेशा बहुवचन माना ही जाता है, लेकिन कभी कभी उसको एक वचन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। कोई दिक्कत? तो जब करा जाएगा तब बताया जाएगा। ये ना रहे कि सर जी यू हमेशा बहुवचन है, हम पढ़े हैं, तो यू का बहुवचन हमेशा नहीं मानोगे। यू मतलब तुम अकेले हो कि 10 लोग हो। सही है ना, तो यू के लिए एक वचन भी माना जाता है और बहुवचन। समझ लो 99% बहुवचन रहता है, 1% एक वचन जो सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। तो ये भी हो गया। थर्ड पर्सन देखो, थर्ड पर्सन। अच्छा, थर्ड पर्सन में ढेर सारे लोग होते हैं ना। हम पहले ही को लिख दें, ही, तो ही मेल को बताता है कि फीमेल को? हाँ, मेल को। तो इसको मैक्सिलिन जेंडर लिखेंगे ना, मैक्सिलिन जेंडर। ठीक है, ये बताओ ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है ना, हिम। और इसका पसेसिव होता है हिज। कोई दिक्कत? इधर ही का प्रयोग जब करते हैं तो ये ही सिंगुलर है कि प्लूरल है? भाई बोल दिया करो, लिखने में बिजी हो तुम लोग। तो ये सिंगुलर रहता है, हमेशा रेडीमेड है, सिंगुलर। और इधर तो बात खत्म हो गया। अब फिर देखते हैं सी। सी का प्रयोग जब करते हैं हम लोग तो सी लड़की के लिए प्रयोग होता है ना, तो सी का हम ऑब्जेक्टिव लिखते हैं तब हर, और उसका पसेसिव हर हर महादेव। हर हर, देखो ऑब्जेक्टिव में हर, पसेसिव में हर भी प्रयोग करते हैं, हर्ष दोनों है। इधर चलते हैं, ये लड़की के लिए प्रयोग हो रहा है ना, तो कौन सा जेंडर? फेमिनिन जेंडर। सही है। अच्छा, ये बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर कि प्लूरल? अच्छा, सिंगुलर है, एक वचन। और इधर तो खत्म। अच्छा, उधर भाग रहा है ना। चलो ठीक है। हाई जो लिखा नॉमिनेटिव केस में, अब की इट का प्रयोग करेंगे ना, इट का प्रयोग। और इट जो होता है इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? इट, और पसेसिव इट्स। और इधर देखते हैं कौन सा जेंडर? न्यूटर जेंडर। सही है। और यहाँ पे करते हैं सिंगुलर। हाँ, मुक्का मार के मुंह फोड़ दिया जाएगा। ठीक है, सिंगुलर प्रयोग को होता है इट के लिए। और अगला हो गया हमारा थर्ड पर्सन, यानी दे। दे का प्रयोग, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है? देम। क्या बनता है? देम बनता है। और इसका पसेसिव दियर या दियर्स होता है ना, दोनों। ठीक है। और इधर चलते हैं, दे का प्रयोग जो हम करते हैं तो दे मतलब वे लोग होता है ना, वे लोग में चाहे लड़के रहे चाहे लड़की रहे, तो कौन सा जेंडर? कॉमन, कॉमन जेंडर। और इधर चलते हैं तो क्या है? रेडीमेड प्लूरल है, बना बनाया, हमेशा के लिए प्लूरल ही रहता है। कोई दिक्कत है? यानी थर्ड पर्सन में अपना कितने मिले? थर्ड पर्सन में यह भी मिला, यह भी मिला,
यह भी मिला और यह भी मिला। ठीक है, बोलो ठीक है। समझ में आया सबको? इसको एक बार बना लो, उसके बाद फिर से हम समझाते हैं क्या क्या चीज़ है, कहाँ कहाँ है, क्यों है, कब क्यों कैसे। ठीक है, देखो इसी चीज़ को हम बता रहे हैं। हमारे यहाँ पे पर्सन लिख दिए हैं। पर्सन भैया पुरुष होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में हम सबसे पहले किसको लिए हैं? आई और वी को। आई के बारे में देख लेते हैं पहले। सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे तो आई का प्रयोग होगा, और आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और पोसेसिव होता है माई। लेकिन इधर चलते हैं, आई कौन सा जेंडर है? एक मतलब मैक्सिमम जेंडर, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल क्या है? तो कॉमन, क्योंकि आई अगर लड़का है तब भी अपने लिए प्रयोग करता है और लड़की है तब भी, तो दोनों के लिए प्रयोग होगा तो कॉमन जेंडर। लेकिन कौन सा नंबर कौन सा है, वचन कौन सा है? तो एक वचन भी होता है, बहुवचन भी होता है, लेकिन हमेशा माना जाता है बहुवचन। जब एक वचन आएगा तो हम बताएंगे। अगला लिखा है वी। वी रेडीमेड बहुवचन है। क्या है? रेडीमेड बहुवचन है, हमेशा रहता है, बहुवचन एक वचन नहीं प्रयोग होता है। एक कॉमन जेंडर है, क्योंकि लड़कियों के लिए भी प्रयोग होता है और लड़के। जैसे तुम लोग को कहना हो हम, तो तुम लोग सभी लोग हम हो गए, लड़के प्रयोग करेंगे तो हम, तो अभी हो जाएगा। वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, और पसेसिव होता है आवर। तो पसेसिव वाले जितने भी हैं ये सब अपना का अर्थ देते हैं। किसका अर्थ? अपना का अर्थ। फिर अगला देखते हैं सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन में यू आता है। क्या आता है? यू। एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है। ज़्यादातर कंडीशन में बहुवचन होता है, कुछ कंडीशन में एक वचन माना जाता है। जब मानेंगे तब बताएंगे। तो यू का ऑब्जेक्टिव यू हो गया, और पसेसिव योर, योर्स। ऐसे थर्ड पर्सन में 3-4 लोग होते हैं। ही, सी, इट, दे। ही अपना एक वचन होता है, और ही आदमी के लड़कों के लिए प्रयोग होता है, इसलिए मैक्सिलिन जेंडर। कौन जेंडर? और ही का ऑब्जेक्टिव बनता है हिम, पसेसिव बनता है हिज। सी जो है ये फेमिनिन जेंडर है, और इसको एक वचन माना जाता है। सही है। और सी का ऑब्जेक्टिव होता है हर, पसेसिव होता है हर, हर्स। अब यहाँ पे इट है, न्यूट्रल जेंडर है। कौन जेंडर? इसको हम सिंगुलर मानते हैं, और इट का प्रयोग ऑब्जेक्टिव के रूप में इटर रहता है, पसेसिव होता है इट्स। दे जो होता है रेडीमेड बहुवचन है, और दे का प्रयोग, या फिर हम कहते हैं जेंडर, दे जो होता है कॉमन जेंडर होता है। सही है। वे लोग, अगर लड़के हैं तब भी वे लोग हो जाएंगे, लड़कियां वो भी प्रयोग कर सकती हैं, दोनों का अधिकार है इस पर, तो कॉमन हुआ मिल बांट के। तो देम का प्रयोग इसका ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे, और पसेसिव के रूप में दियर, दियर्स। सही है। अगर हिंदी में समझे तो क्या बोल रहा है? आई मतलब होता है मैं। सही है। मुझे, ये तो होगा मैं, मुझे, और ये हो जाएगा मेरा। सही तो हुआ। मैं मतलब अपने आप के बारे में बता रहा हूँ, मुझे ऑब्जेक्टिव केस में, और मेरा संबंध वाला हो गया। वी मतलब हम होता है, और ये हो जाएगा हमारा, होगा ना हमारा, और इसका हो जाएगा बक, ये हमें होगा, हमें, ये होता है हमारा। और अगला क्या? यू। यू मतलब तुम, और हो जाएगा तुम्हें, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे लिखा ही मतलब वह, उसे, और यहाँ हो जाएगा उसका, यानी उसका अपना। सी मतलब वह, लड़कियों के लिए प्रयोग होता है, और यहाँ हो जाएगा उसे, होगा कि नहीं होगा, और यहाँ हो जाएगा उसकी या उसका, कह लो, बात वही है, उसकी। ठीक है। इट जो होता है यह बताता है इट, इट, इट्स, ये न्यूट्रल जेंडर के लिए है, और न्यूट्रल में हम जानते हैं या तो जानवर के लिए, मौसम के लिए, दूरी के लिए। ठीक है। हाई देखो लिखा है दे। दे मतलब होता है वे। हाई हो जाता है उन्हें, क्या होगा? ये हो जाएगा उनका। समझो कि नहीं हो? समझो हो? तो ऐसे आएगा, यही सेंस देना होगा तब प्रयोग करेंगे। हम हिंदी में लिख दिए, अब दिक्कत नहीं है। ठीक है। देखो आप लोग, लिखा है अगला वाला हेडिंग है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किससे कहते हैं? तो जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने का कार्य करता है उसे इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। सही है ना? तो लिख लो, जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने का कार्य करता है उसे इंट्रोगेटिव
प्रोनाउन कहते हैं। सही है ना? तो जो प्रश्न पूछेगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। एग्जाम्पल दे दें? अच्छा, इसमें कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जिनके बारे में हम नाम लिख दे रहे हैं। कुछ प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम मतलब हुआ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे लिखा है हु, हुज हो गया, व्हाट, whom, which। सही है ना? etc। तो ये सब पर्सनल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का कार्य करते हैं। इंट्रोगेटिव पहचानने का तरीका देखो, इनका जब प्रयोग होगा इनके जस्ट बगल में कोई वर्ब आएगा। कौन आएगा? वर्ब। अगर इनके बगल में कोई वर्ब आया तो हम समझ जाएंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन इनके जस्ट बगल में अगर कोई नाउन आता है तो समझ जाएंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। क्या है? नाउन आएगा इसके बगल में तो एडजेक्टिव है, और इसके बगल में वर्ब आएगा तो प्रोनाउन है। सही है? उदाहरण दें? देखो लिखा हु केम हियर। हु केम हियर मतलब यहाँ कौन आया, ये तो है। तो भैया देखो यहाँ पे जो प्रयोग किया गया हु, इनके बगल में नाउन आया कि वर्ब आया है? तो अगर वर्ब आया है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं बोलेंगे। तो आईपी लिख दे शॉर्ट में। समझ पा रहे हो? ठीक है। तो लिखा हु केम हियर, यहाँ कौन आया। दूसरा एग्जांपल देखो। दूसरा, विच इज योर पेन। विच इज योर पेन। तो यहाँ प्रश्न पूछा है ना, देखो हम ध्यान नहीं दिए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो लिखा है विच इज योर पेन। तो विच जो प्रयोग किया गया है इनके बाद में नाउन आया कि वर्ब आया है? वर्ब है ना, इज वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो वर्ब आया है तो इसकी वजह से हम क्या मानेंगे? इनको क्या मानेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं मानेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही हम अगला देख रहे हैं। व्हाट डू यू लाइक। तब देखो यहाँ फिर से व्हाट का प्रयोग हुआ है और व्हाट के जस्ट बगल में कौन आया है? वर्ब आया ना, तो वर्ब आया तो इसके पहले हम क्या लिखेंगे? इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कोई दिक्कत है क्या? अगला देखो लिखा व्हाट इज दिस, मतलब यह क्या है? प्रश्न पूछ रहा है ना सब। तो यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के पहले क्या है? व्हाट लिखा है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। समझ में आ गया होगा? इतना एग्जाम्पल काफ़ी है। सही है ना? पहचानने का तरीका यह अंतर कर लेना, इनके बगल में अगर नाउन आता है तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ, और लेकिन इनके बगल में अगर वर्ब आता है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सही है? बोलो सही है? हाँ, नहीं तो छापो एडजेक्टिव। अगर इनके बगल में नाउन आएगा तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। देखो अगला है, तीसरा जो पॉइंट है ये होगा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हेडिंग कर लो। सही है? इसको बोलते हैं संबंध, संबंध वाचक सर्वनाम। अभी सभी के बारे में हम परिचय करा रहे हैं, बाकी इसके रूल जो होते हैं, यूजेज होते हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे। सही है? ठीक है, विस्तार से, जो कि एग्जाम में पूछेगा और कुछ पॉइंट होते हैं प्रयोग करना, कहाँ करना है उसके हिसाब से। तो रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ है? तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? देखो, जो प्रोनाउन दो वाक्य को जोड़ता है, क्या करता है? जो प्रोनाउन दो वाक्य को जोड़ता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है? और अपने से पहले वाले के संबंध में कुछ बताता है। तो इनके जहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा उसके पहले वाला जो रहेगा उसे एंटीसीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। उसी बात को यहाँ लिख रहे हैं। बोलो, देखो, जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ता है, अभी लिख सकते हो, जोड़ता है तथा अपने से पहले आने वाले नाउन
या प्रोनाउन, अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता है, संबंध बताता है, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। सही है ना? तो हम यही चीज लिखे हैं कि जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ता है, कई वाक्य को जोड़ेगा? दो वाक्यों, तथा अपने से जो पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता है, यानी जहाँ रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा उसी से पहले वाला जो शब्द रहेगा उसी से संबंध बताएगा। ठीक है? और उसी को हम क्या बोल देते हैं? एंटीसीडेंट। जाना नहीं। देखो, जिस नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेटिव प्रोनाउन संबंध प्रकट करता है वह उसका एंटीसीडेंट होता है। सही है ना? एग्जाम्पल दे दें? देखो, एग्जाम्पल बहुत बढ़िया बढ़िया मुस्कुराता हुआ लिखा है, आई हैव लॉस्ट द बुक विच यू गेव मी। देखो ध्यान से लिखा है, आई हैव लॉस्ट द बुक विच यू गेव मी। भैया सुनो ध्यान से, आई हैव लॉस्ट द बुक, यहाँ तक एक सेंटेंस नहीं हो गया? हो गया ना? यहाँ लिखा यू गेव मी, मतलब तुम मुझे दिए थे। सही है? आई हैव लॉस्ट द बुक, मैं वह किताब खो चुका हूँ। यू गेव मी, तुम मुझे दिए थे। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है कौन? विच। तो यही रिलेटिव प्रोनाउन है। आरपी लिख दें, रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसका अर्थ क्या हुआ? आई हैव लॉस्ट द बुक विच यू गेव मी, मैंने वह किताब खो दिया जो तुम मुझे दिए थे। मतलब भोजपुरी में हमने उ किताबिया खो दिया, मतलब या ऐसे कह सकते हो, हम उ किताबिया खो दिली, हरवा दिली जो की तबीयत तू डाले रहा। सही है? नहीं बोलते ऐसे? तो यहाँ पे जो विच लिखा है ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। और इनके पहले भैया देखो, इनके पहले क्या लिखा है? द बुक। यह की तबीयत तो क्या भैल बा? तो एक किताबिया को हम आरपी नहीं बोल, अरे एंटीसीडेंट नहीं बोलेंगे, एंटीसीडेंट, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला ही चीज़ क्या होता है? एंटीसीडेंट। और एंटीसीडेंट को हिंदी में बोलते हैं पूर्व पद या पूर्ववर्ती भी बोलते हैं। समझो कि नहीं? तो यही किताब के बारे में बात हो रही है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला एंटीसीडेंट कहलाता है। कोई दिक्कत? समझ गए हो? अगला एग्जांपल, हाँ, दिस इज द बॉय हु क्रॉस्ड द रिवर। तो इसमें लिखा है दिस इज द बॉय, मतलब यह एक लड़का है, हु क्रॉस द रिवर, जिसने नदी पार कर लिया। तो एक बार तो यहाँ तक सेंटेंस हुआ और यह भी एक सेंटेंस है। तो दो वाक्यों को यानी दो सेंटेंस को जोड़ कौन रहा है? हु। तो इनको हम आरपी बोल दें, यानी रिलेटिव प्रोनाउन बोल दें। इनके पहले देखो, जब द बॉय लिखा है ना, तो ये द बॉय जो है क्या है? एंटीसीडेंट है। क्या है? एंटीसीडेंट, क्योंकि यही लड़का तो पार किया नदिया तैर के। ये कह रहा है ये वह लड़कवा है जो कलिया नदिया तैर के पार के लिए। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे पार करने की बात हो रही है और वही लड़का है जो पहले यहाँ पे प्रयोग किया गया। तो एंटीसीडेंट के रूप में कौन आया? द बॉय। और एक लिख दिखा, वेयर इज द पेन दैट आई गेव यू। इसमें देखो यहाँ लिखा है वेयर इज द पेन, कलमिया कहाँ बा? आई गेव यू, मैंने दिया था। तो इन दोनों वाक्य को कौन जोड़ रहा है? दैट। मैंने वह पेन, मतलब वेयर इज द पेन, वो पेन कहाँ है जो मैंने तुम्हें दिया था। तो यहाँ पे क्या है? आरपी है। क्या है? आरपी। और पेना की बात हो रही है ना, ये क्या हुआ है? एंटीसीडेंट। ए से लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत? वो पेना कहाँ बा जो हम तुम्हें दहले रही। समझ में आया? वही सब
ठीक है, तो कॉपी करो इसको। हाँ, तो यदि आप लोग को अच्छा लगा हमारा वीडियो तो हमारे इस चैनल विकिरण करियर को कोचिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।